हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोकेम एचसी सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने नीट 2021 के लिए एक क्वेश्चन सीरीज आप लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड और जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए आप लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो इसके अंदर आप लोग चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो एक चैप्टर अपना कल कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन अपन लोगों ने उसको कवर कर लिया है। उसके क्वेश्चन अपन लोगों ने नीट लेवल के चेक कर लिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे वाला चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आज अपन लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो क्वेश्चंस है उनके प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनको अच्छे से अपन लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जब रुधिर में CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो श्वसन कैसा होता है? जब ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो कैसा होता है? तो बच्चों याद रखना, ये फास्टर होता है और डीपर होता है, ठीक है। अपन लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं क्योंकि भैया CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, उसको हमारे शरीर से बाहर भी तो निकालना है और ऑक्सीजन को अंदर लेना है, ठीक है। और जो ब्रीदिंग होती है वो डीप होती है, ठीक है, गहरी सांस लेते हैं अपन लोग। आई होप पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ध्यान से पढ़ना। वातावरणीय वायु में सामान्यतः CO2 की कंसंट्रेशन कितनी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसने एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर CO2 की परसेंटेज पूछा है, तो वो कितनी होती है? 0.03% एनवायरनमेंट के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन होती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं, ध्यान से देखना। कौन सा कथन रक्त संगठन तथा सही श्वसनीय वायु के परिवहन के बारे में सही है? ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना सभी कथनों को। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है, सही बात है, जबकि प्लाज्मा CO2 का परिवहन करता है। नहीं भैया, जरूरी थोड़ा ना है। अरे भाई, आरबीसी भी तो CO2 का परिवहन करती है, हालांकि वो बहुत कम करती है। और अपन ने ये भी देखा है कि प्लाज्मा जो होती है वो भी आरबीसी का परिवहन करती है। प्लाज्मा जो है वो किसका परिवहन करती है? और ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो ये दोनों ही जो कार्य होता है इन्होंने नोट नहीं किया, मतलब कि स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आप लोग पढ़ते हैं, आरबीसी तथा WBC दोनों ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करती है। गलत बात है, WBC नहीं करती है भैया CO2 का परिवहन, ना ही ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग पढ़ते हैं, सॉरी। आरबीसी ऑक्सीजन तथा WBC CO2 का परिवहन करती है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते हैं, आरबीसी तथा प्लाज्मा दोनों ही ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करती है। बिल्कुल करेक्ट बात है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, यदि फेफड़ों में वायु का आयतन 1500 ml है तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ध्यान से समझना, अपने लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है, अगर 1500 ml वॉल्यूम दे रखा लंग्स का, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये सारे चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है हैंड रिटन नोट्स के अंदर, और मैंने आप लोगों को बोला भी है कि आप लोग प्लीज़ इन नोट्स को नोट कर लेना लाइन टू लाइन। ओके, तो अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप कंप्लीटली वीडियोस देखिए। इसके अंदर जो लेवल मैंने ले रखा है वो एम्स लेवल का है, तो आप लोग जब वीडियो को देखोगे तो आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि अधिकतम CO2 रुधिर द्वारा ले जाई जाती है, फिर भी रुधिर अम्लीय नहीं होता। कई दफ़ा देखा जाता है कि रक्त के द्वारा ही तो अपन को पता है CO2 उसका परिवहन होता है। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के थ्रू ही CO2 का परिवहन होता है। साथ ही साथ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ जो होता है वो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी करता है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है? CO2 का परिवहन करती है, जो कि एक्चुअली कहाँ? ब्लड के अंदर हो रहा है। फिर भी जो ब्लड है वो एसिडिक नहीं है, अम्लीय नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका मेन रीजन यही है कि जो रुधिर बफर होता है, ब्लड में जो बफर होता है, उसके कारण CO2 के होने के रीजन से भी हमारा जो ब्लड होता है वो एसिडिक नहीं होता है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। बफर क्या काम करता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी आता है। बफर का क्या कार्य होता है? बफर का रोल यही होता है कि ये pH को मेंटेन करके रखता है, ये अम्लीयता को समान बनाए रखता है, ना तो पीएच कम होने देता है ना पीएच को अधिक होने देता है, ठीक है ना। तो बफर इसके अंदर मेन रोल अदा करता है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। CO2 का परिवहन रुधिर द्वारा फेफड़ों तक मुख्यतः होता है। तो CO2 का जो परिवहन होता है वो रुधिर द्वारा फेफड़ों तक किसके द्वारा होता है? तो CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? याद रखना, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन तथा कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है। CO2 दोनों अवस्था में रहता है। कौन कौन सी? अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होता है तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, अदरवाइज वो कौन सी फॉर्म के अंदर होता है? कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 के फॉर्म में ये होता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट अपन लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी के फेफड़ों में स्वातन गतियाँ किससे संचालित होती है? ठीक है, स्वातन गतियाँ का मतलब जो ब्रीदिंग होती है, जो रैदमिक जो प्रोसेस होती है श्वसन की, वो किसके द्वारा संचालित होती है? एक तो डायफ्राम करता है, बिल्कुल आप लोगों को पता भी होगा, डॉम सेम हो जाता है, कभी ये फ्लैट हो जाता है। कोस्टल मसल्स भी इसके लिए इन्वॉल्व होती है। 2 टाइप की कोस्टल मसल्स होती है, एक तो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो 2 टाइप की ये कोस्टल मसल्स होती है, इनका भी मेजर रोल रहता है स्वातन गतियों के लिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोग बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, श्वसन केंद्र जो श्वसन का नियमन करता है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो नॉर्मल सी बात है, न्यूमेटिक सेंटर अपन लोगों को पूछा है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो पॉन्स होता है उसके अंदर न्यूमेटिक सेंटर, या उसको अपन लोग न्यूमेटिक सेंटर बोलते हैं। तो पॉन्स के अंदर ही न्यूमेटिक सेंटर होता है जो कि रेस्पिरेटरी या रेदमिक प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता है। ऑप्शन के अंदर नहीं दिया तो अपन को क्या टिक करना पड़ेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CO2 का परिवहन किस तरह होता है? तो CO2 का परिवहन कौन कौन सी अवस्था के अंदर होता है? तो याद रखना, पहला ऑप्शन दे रखा डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, सेकंड ऑप्शन दे रखा कार्बोनिक एसिड, थर्ड दे रखा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। देखो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में भी होता है और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी होता है। अभी अपन ने 6 नंबर का क्वेश्चन भी देखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3 के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग पढ़ते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, ध्यान से समझना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है एल्वियली से ब्लड के अंदर और ब्लड से एल्वियली के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो कौन से माध्यम के द्वारा होती है? तो याद रखना वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। फेफड़ों के अपने जो लंग्स होते हैं उसके आवरण को क्या बोलते हैं? तो लंग्स के आवरण को आप लोग प्लूरा बोलते हैं। बच्चों ये आपको डायरेक्टली याद रखना, क्या बोलते हैं उसको? आप लोग प्लूरा बोलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा, अधिकतम अंतर श्वास प्रयास के बाद वायु की उच्चतम मात्रा जिसे हम एकल श्वसन के दौरान बाहर निकाल सकते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, वाइटल कैपेसिटी, यानी उतनी कैपेसिटी जो होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। और ये आपको याद ही रखना है, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनधारियों के फेफड़ों में असंख्य कुपिकाएं होती है, यानी बहुत सारी एल्विलीज होती है जो सहायता करती है। किस चीज़ के लिए वो हेल्प करती है? तो मोर स्पेस ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर इसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ा देता है जो अपन लोग श्वसन ले रहे हैं। ठीक है, गैसीय विनिमय के लिए अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि गैसीय विनिमय के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उनके लिए जितना ज़्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज जो है वो आसानी से हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 के अंदर? सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन की बात करते हैं। तो रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन सिंपल सी बात है, फिर से ये रिपीट हो गया, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आना, CO2 ब्लड से वापस से बाहर जाना, तो ये किसके थ्रू होता है? ये याद रखना आपको, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक हानिकारक प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है। क्योंकि यह है बिकॉज ऑफ, क्या है ये क्यों हानिकारक है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन से अधिक जुड़ने की क्षमता होती है,
बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में इसकी जो बाइंडिंग होती है वो CO2 या फिर ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण करता है जिसको अपन लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये ब्रेक नहीं होता है, ये परमानेंट प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इससे कभी कभी डेथ भी हो जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोग, डायपाइडेसिस क्या होता है? तो नॉर्मल सी बात है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पासेस ऑफ WBC। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखना है, पासेस ऑफ WBC, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डायपाइडेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक फुसफुसिया संवातन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटा देता है। इस स्थिति को किस नाम से जानते हैं? ध्यान से समझना, जब H+ आयन की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर सपोज करना कम हो जाती है, यानी कि ये घटा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, H+ आयन कम हो रहा है, मतलब कि pH कहाँ जा रही है, ज़्यादा जा रही है, और pH ज़्यादा होने का मतलब बेसिक मीडियम, इसको अपन लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस बोलते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ओके। 18 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम। तो डायफ्राम पे क्या इफेक्ट होता है? जब अपन लोग इंस्पिरेशन करते हैं, एयर को अपन लोग अंदर ले रहे होते हैं, तो अपना जो डायफ्राम होता है वो संकुचित होता है और चपटा हो जाता है। अगर अपन नॉर्मल डायफ्राम की बात करें तो ये डोम शेप में होता है, लेकिन जैसे ही अपन लोग अंदर सांस लेते हैं तो ये संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कैसी अवस्था में आ जाता है, ये फ्लैट हो जाता है, संकुचित होकर ये चपटा हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो याद रखना है एपनोइया क्या होता है। तो एपनोइया जो होती है उसको अपन लोग किस चीज़ के लिए, कौन से टर्म्स के लिए अपन लोग यूज करते हैं एपनोइया को? तो दोस्तों याद रखना, श्वसन दर के अंदर या जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो रुक जाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन अगर रुक जाता है, इसी चीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं, एपनोइया बोलते हैं, और ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, सीधा सीधा आपको ये याद रखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्थिति जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट सेल जो होती है वो कमजोर तो हो जाती है, लेकिन वो डेड नहीं होती है, मरती नहीं है। उस स्थिति को अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? तो बच्चों याद रखना, उसको अपन लोग बोलते हैं इस्चीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? इस्चीमिया। और ये जो कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको 1 लाइन के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना है और इनको याद भी करना है। 21 नंबर का क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बढ़ने पर अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? और ये ही जो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन ये एम्स लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखो, 2 इफेक्ट मैंने आप लोगों को अपने नोट्स के अंदर भी लिखा है और आप लोगों को पढ़ाया भी है। एक होता है बोहर इफेक्ट, एक होता है हॉल्डेन इफेक्ट। तो ये जो कंडीशन अपन लोगों को दे रखी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने पर अम्लीय प्रवृत्ति इसके अंदर बढ़ जाती है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हॉल्डेन इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। ये हॉल्डेन इफेक्ट के अंदर ये चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि इसमें से या इनमें से किस जंतु का डायफ्राम श्वसन में काम ही नहीं करता? यानी कि डायफ्राम जो होता है वो रेस्पिरेशन के अंदर यूज नहीं होता है। फ्रॉग, रैट, कैमल, रैबिट। तो जो फ्रॉग होता है, ठीक है, जो मेंढक होता है, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो पॉजिटिव टाइप का होता है, और अपने अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन यानी कि वो कैसा होता है? नेगेटिव। यानी अपने लंग्स के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, अपने लंग्स के बाहर जो चैम्बर होता है, जो कैज होता है वो कम ज़्यादा होता है, तो एयर अपने आप ही बाहर से अंदर आती है और अंदर से बाहर जाती है। तो पहले वॉल्यूम इफेक्ट होता है, उसके बाद प्रेशर अपन लोग चेक करते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपको पता है वहाँ पर प्रेशर कम हो गया, और जब वॉल्यूम कम होता है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर के ऊपर ये वर्क करता है। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं है, फ्रॉग के अंदर पॉजिटिव प्रेशर के ऊपर रेस्पिरेशन होता है। इसके अंदर एयर को पहले माउथ के अंदर फिल किया जाता है, उसके बाद जो बंकोफेरिंग्स होती है उसके द्वारा फोर्सफुली एयर को वापस से अंदर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर डायफ्राम का किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता है। 24 नंबर का अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्यतः परिवहन किस में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कौन सी फॉर्म के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होता है? तो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसी अवस्था के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, इसी अवस्था के अंदर इसका परिवहन होता है। तो ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना, बाइकार्बोनेट आयन की अवस्था में।
25 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं। मनुष्य के अंदर जो ट्रैकियल रिंग होता है उनके नंबर कितने होते हैं। जो ट्रैकियल रिंग होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज के बनी होती है, जो कि डॉर्सल साइड यानी कि पृष्ठीय जो साइड होती है पीछे की साइड, उधर वो इनकम्प्लीट होती है, अपूर्ण होती है। और इसके नंबर जो होते हैं वो 16 to 20 होते हैं, 16 से 20 जो ट्रैकियल रिंग होती है वो प्रेजेंट होती है मनुष्य के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता क्या, ये एंजाइम होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और ये मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है। 27 नंबर का क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। गहरी श्वसन लेने के बाद फेफड़ों की अधिकतम उच्च श्वसन क्षमता क्या कहलाती है। फिर से रिपीट हो गया, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। आप लोगों को पता है 27 में क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। 28 क्वेश्चन की आप लोग बात करते हैं, तो जो वियोजन वक्र होता है, जो डिसोसिएशन कर्व होता है, वो दाई तरफ शिफ्ट होता है। कब होता है दाई तरफ शिफ्ट, देखो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो कौन कौन सी कंडीशन में होता है, राइट साइड शिफ्ट होता है तो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या इसकी कुछ शर्तें हैं वो होनी चाहिए। तो इसने पूछा कि राइट साइड शिफ्ट होता है तो उसकी क्या कंडीशन है। तो जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है, जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उस दौरान ये कैसा होता है, राइट साइड ये शिफ्ट होता है। और आप लोगों को पता है ये कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, सिग्मोइड अवस्था के अंदर ये होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में होता है, कौन से आयन के फॉर्म में होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो याद रखना +2 यानी कि Fe+2 के फॉर्म में होते हैं। इसको अपन लोग फेरस आयन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, फेरस आयन अपन इसको बोलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, हैम्बर्गर घटना किससे संबंधित होती है। तो हैम्बर्गर जो घटना होती है वो किससे संबंधित होती है, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखी है। ये किससे संबंधित होती है, याद रखना, ये CO2 का परिवहन से संबंधित होती है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन से कॉरिलेट इसका होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। ऑक्सीजन वियोजन कर्व है, कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये पूछा है। सिग्मोइड कर्व है, पैराबोलिक हो गया, हाइपरबोलिक या फिर स्ट्रेट लाइन। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये सिग्मोइड कर्व होता है। ठीक है, 32 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना ध्यान से। क्लोराइड शिफ्ट जो होता है वो किसके संदर्भ में होता है। तो क्लोराइड शिफ्ट होता है वो किसके संदर्भ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो याद रखना है किसके संदर्भ में होता है, ये बाइकार्बोनेट आयन के संदर्भ में होता है। और ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा रखी है, अच्छे से मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है। 33 नंबर का क्वेश्चन अपन लोग रीड आउट करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन, लिम्फ प्रदान करता है। लिम्फ क्या प्रदान करता है, समझना। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो लिम्फ के अंदर जाता है, जैसे लिम्फ के अंदर यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर प्रवेश करता है कैपिलरीज के थ्रू, और लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे प्रवेश करता है उस टाइम अपन इसको क्या बोलते हैं, लसिका यानी लिम्फ बोलते हैं। अब ये लिम्फ वापस से जाता है अपने हेड के साइड, वहां पर जाके वापस से कहाँ पे आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। तो इसका जो काम हो गया वो क्या हो गया, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको ब्लड में वापस से भेजना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो गया है। इसके अलावा आप लोगों को पता है लिम्फ के अंदर WBC होती है, मैंने बहुत सारी WBC होती है। WBC में भी जो लिम्फोसाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट होती है, जिसका रीजन क्या है, जिसका मेन कार्य क्या होगा, ये फेगोसाइटोसिस वगैरह करती है, प्रतिरक्षा को मजबूत करने का काम करती है, ये भी इसका कार्य होता है। 34 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं। एक अवस्था जिसके दौरान श्वसन केंद्र संदमित होता है क्या कहलाती है, यानी कौन सी अवस्था के अंदर जो श्वसन केंद्र होता है वो संदमित हो जाता है, वो रुक जाता है, उस अवस्था को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना है, एस्फिक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका, आप लोग एस्फिक्सिया बोलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं। एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होने का मतलब क्या होता है ये, यानी कि वो स्पेस जिसके अंदर जो एयर होती है वो एक्सचेंज नहीं होती, किसी काम की नहीं है। तो ऐसा जो स्पेस है वो कहाँ पर होता है, तो ऊपरी श्वसन मार्ग जो होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको अपन लोग एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, एनाटॉमिकल डेड स्पेस अपन इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 35 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन चेक करते हैं। गैसों का विनिमय यानी गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो श्वसन सतह के साथ पाया जाना किसके कारण होता है। तो इसके अंदर अपन को सारे ऑप्शन ही पढ़ने पड़ेंगे। ये डायरेक्टली NCERT का जो डायग्राम दे रखा है ना, जिसके अंदर सभी का पार्शियल प्रेशर अपन को दे रखा है, उससे ये लिया गया है। तो एल्विली के अंदर यानी कुप्पिका में CO2
की जो मात्रा होती है वो रक्त की तुलना में अधिक होती है। अरे नहीं भैया, वहां पर तो कम होनी चाहिए थी, सिंपल सी बात है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं अपन लोग, ध्यान से पढ़ना। एल्विली यानी कुपिका में, देखो मैं थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, ये एल्विलीज है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो PO2 की मात्रा जो होती है वो रक्त की तुलना में अधिक होती है। तो ये वाले ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है, इसके अंदर भी PO2 अपन लोग लिख देते हैं। तो बताया कि रक्त की तुलना में अधिक, तो एल्वियोली के अंदर अधिक बताया और ब्लड में कम बताया, तो बिल्कुल सही बात है, अधिक से कम की तरफ आ जाती है। तो एल्वियोली से जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पर आ जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 38 वाला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन किसके साथ प्रबल रूप से जुड़ता है? ध्यान से पढ़ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया भी है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक प्रबल रूप से जुड़ता है, यानी कि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ही ज़्यादा होती है, रैपिडली होती है, और जुड़ने के बाद में ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये परमानेंट प्रोडक्ट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है, तभी तो अपन लोग बोलते हैं कि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो टॉक्सिक होती है, हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग, 39 नंबर का क्वेश्चन है। मनुष्य के फेफड़ों की जैविक क्षमता किसके तुल्य होती है? तो जैविक क्षमता जो होती है वो लगभग अपन को पूछा है कितनी होती है, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लगभग 4800 मिलीलीटर, यानी 4800 ml इसके जो आयतन होता है वो इसके तुल्य होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं। ब्लड से यानी रुधिर से ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा का लुप्त होना किस में होता है? कहने का मतलब क्या है, ये कोई ब्लड वेसल्स है, यहाँ से इसके अंदर मान लो ऑक्सीजन भरी पड़ी है, अब ऑक्सीजन इसके अंदर है, इसने पूछा कि ज़्यादातर ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ पर कम हो जाती है, कहाँ पर जाके ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम हो जाती है। तो समझना, उत्तक कोशिकाओं के चारों ओर, समझना पॉइंट को ध्यान से समझना इसको, उत्तक कोशिकाओं के चारों ओर की कैपिलरीज के अंदर, यही सही लग रहा है मुझे, कैसे समझना। अब ध्यान से देखना, ब्लड वेसल्स आगे जाती है, छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इन कैपिलरीज के अंदर आपको पता है मान लो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, प्योर ब्लड है, और यहाँ पर कोई टिश्यू शेल आ गई, ठीक है, सेल वगैरह आ गया, टिश्यू वगैरह आ गई, तो जैसे ही यहाँ पर जाती है, यहाँ की कैपिलरीज क्या करती है, ऑक्सीजन को तो इसके अंदर डाल देती है, और यहाँ से CO2 किसके अंदर आ जाता है, इसने कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। तो यही ऑप्शन इसका राइट हो गया, उत्तक कोशिका के चारों ओर की कैपिलरीज के अंदर। तो उत्तक कोशिका के चारों ओर जितने भी कैपिलरीज होती है वहां पर आप लोगों को पता है गैसों का एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने के कारण ही कैपिलरीज से ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाती है, उस टिश्यू के अंदर चली जाती है, और टिश्यू से CO2 कहाँ पर आ जाती है, उस कैपिलरीज के अंदर आ जाती है। 41 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं, समझना ध्यान से, इसको पढ़ना भी है। कौन सा कथन रुधिर द्वारा श्वसनीय गैसों के स्थानांतरण के संदर्भ में सही है, पूछा है अपन को, करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर अपन लोगों को बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन CO2 के परिवहन के लिए, नहीं भैया गलत हो गया, हीमोग्लोबिन CO2 का परिवहन थोड़ा ना होता, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। और सेकंड इसने लिख रखा है तथा कार्बनिक एनहाइड्रेज ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है, गलत बात होगी, इसने तो उल्टा लिख दिया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन लोग, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए बिल्कुल सही बात है, तथा कार्बनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो CO2 के लिए आवश्यक होता है, ये करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं, पढ़ना ध्यान से। मनुष्य के अंदर जो वायु मार्ग होता है उसका अपन को करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है, नेजल कैविटी आती है, और नेजल कैविटी के बाद में क्या आता है, फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स से लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स से ट्रेकियल, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह आता है, उसके बाद एल्विली आता है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को नोट्स में हर एक स्टेप वाइज आप लोगों को बताया भी है, कुछ भी मैंने मिस नहीं किया उसके अंदर, कंप्लीट मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन इस चीज़ को किया है। 43 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं, जो एक्सहेलेशन होता है, बहिश्वसन होता है, उसके दौरान डायफ्राम कैसा हो जाता है, डायफ्राम की जो शेप होती है वो हमको बतानी है। तो एयर को जब अपन लोग बाहर निकाल रहे होते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो ऐसा हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि डायफ्राम जो होता है उसकी शेप डोम शेप हो जाती है। तो 43 का राइट आंसर सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। 44 क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं, इसके अंदर अपन को मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करवाना है, समझना ध्यान से, अच्छे से पढ़ना भी इस चीज को। ओके, लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स जो होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना, उसको अपन लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो ए में थर्ड, तो ए में थर्ड सारे ऑप्शन में आ रहा है। ट्रेकिया, ट्रेकिया को अपन लोग विंड पाइप बोलते हैं, यानी कि जो एयर पाइप हमने इसको बोल दिया, ठीक है।
सी वाला ऑप्शन देखते हैं अपन लोग, सी वाला देखते हैं तो एल्विलीज, एल्विली जो होती है वो क्या होती है, इसको अपन लोग ईयर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, ईयर सैक बोलते हैं। और एपिग्लोटिस क्या होता है, याद रखना, लीड ऑफ लैरिंग्स। क्या होता है ये, लीड ऑफ लैरिंग्स। तो इसका ऑप्शन मैच करवा लो। बी के अंदर आ रहा है कौन सा, बी वाले के अंदर आ रहा है 4, तो बी वाले में 4 आ रहा है। सी वाले में आ रहा है 2, तो सी वाले में 2 आ रहा है। डी वाले में आ रहा है फर्स्ट, तो डी वाले में फर्स्ट आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनियों के अंदर श्वसन किस प्रकार का होता है, तो अपने अंदर पल्मोनरी श्वसन होता है। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया कि कौन कौन से एनिमल्स के अंदर, चाहे वो इन्वर्टिब्रेट्स हो चाहे वो वर्टिब्रेट्स, तो सभी का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि भैया आर्थ्रोपोडा के अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वायु की अधिकतम मात्रा जिसका प्रति मिनट आदान प्रदान कर सके उस मात्रा को क्या बोलते हैं, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी अपन उसको बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो 46 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 47 क्वेश्चन की बात करती है तो उत्तक श्वसन एक प्रकार है जिसके द्वारा, उत्तक श्वसन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे अपन लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, उत्तक के अंदर जो श्वसन होता है वो बोलते हैं। तो ये किस चीज का प्रकार है, वहां पर क्या होता है, तो उत्तक श्वसन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है। उत्तक श्वसन के अंदर ऊर्जा का निष्कासन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है। क्लियर हुआ, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन है, और ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली याद भी रखना है, ठीक है। डिस्पनिया क्या होता है, तो डिस्पनिया जो होता है रेस्पिरेशन के अंदर जो डिफिकल्टी होती है उसको आप लोग डिस्पनिया बोलते हैं, ठीक है। तो श्वसन बाधित होना, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, डिस्पनिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कथन बॉहर इफेक्ट को सही परिभाषित करता है। अच्छा, बॉहर इफेक्ट और हॉल्डन इफेक्ट दोनों मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है, तो बॉहर इफेक्ट के बारे में अपन लोगों को इसके अंदर पूछा है। तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन ऑप्शन पढ़ते हैं। तो बॉहर इफेक्ट में आप लोगों को पता है कि पासिव प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है, राइज होता है, उसका जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट तो ज़्यादा होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा आपको पता है P50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, राइज होती है। और साथ ही साथ अपन को ये भी पता होना चाहिए CO2 कंसंट्रेशन क्या होती है उसके अंदर, उस कंडीशन में कम होती है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन और राइज इन P50 वैल्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट इसका जो आंसर है वो कैसा हो गया, राइट आंसर हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं, समातन दर, ठीक है, यानी ब्रीदिंग रेट की पूछा है, को संभवतः इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अपन को ब्रीदिंग रेट निकालना है, वो किस तरह से अपन लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो नॉर्मल सी बात है, टोटल वॉल्यूम ले लो आप और इसको मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि अपन लोग 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन कर रहे हैं उनको काउंट कर लो, तो टोटल क्या आ जाएगा, वो स्वातन दर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन देखते हैं, मेंढक में कौन सी संरचना श्वसन से संबंधित नहीं है, यानी इन चारों में से कौन सी ऐसी संरचना है, कौन सा ऐसा अंग है जो श्वसन का अंदर अपना काम नहीं लेता, यानी कि जो रेस्पिरेशन के अंदर जिसका रोल नहीं होता है। तो डायफ्राम, स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स, 4 ऑप्शन अपन को दे रखा है। मेंढक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 3-4 प्रकार से ये रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन इनके अंदर डायफ्राम का किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता है। स्किन से भी करते हैं, बकल कैविटी से भी करते हैं और लंग्स से भी करते हैं। इनके अंदर गिल्स से भी होता है, मेंढक के जो लार्वा होते हैं वो गिल्स से करते हैं। तो 4 तरह से ये रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन डायफ्राम का किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, डायफ्राम इसका राइट आंसर हो गया। 52 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए टॉक्सिक क्यों है। अच्छी बात है, क्यों है भैया टॉक्सिक, क्योंकि आप लोगों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है और एक परमानेंट प्रोडक्ट बना लेता है जिसको अपन लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है। देखो ऑप्शन नंबर पढ़ना, 4th वाला ऑप्शन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ये बाइंड होता है और उत्पाद बनाता है जो टूटता नहीं है, विघटित नहीं होता है, परमानेंट ये प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और इस परमानेंट प्रोडक्ट का जो नाम है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्रेक नहीं होता है।
साथ ही साथ अगर आप लोगों से ये भी पूछे कि हीमोग्लोबिन की जो बंधन क्षमता होती है उसका ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा बंधन क्षमता किसके साथ होती है, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये ऑर्डर भी आप नोट कर लेना और क्या बनाता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, निःश्वसन यानी एक्सहेलेशन सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है। ओके 55 नंबर का क्वेश्चन आप लोग रीड आउट करते हैं, पढ़ना ध्यान से। हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन के साथ में जो प्रतिशतता का निर्धारण किससे होता है, यानी कौन ये निर्धारित करता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है ब्लड की पीएच ये भी मतलब कि डिपेंड करती है, CO2 की प्रतिशतता ये भी डिपेंड करती है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब ये भी डिपेंड करता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चंस की। श्वसन गुणांक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, CO2 डिवाइडेड बाई O2। श्वसन गुणांक किस पे डिपेंड करते हैं, तो याद रखना ये अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड टू O2 अब्जॉर्ब, मतलब कि जो CO2 रिलीज हो रहा है उसके अमाउंट और ऑक्सीजन जो अब्जॉर्ब हो रहा है उसके अमाउंट, इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। इन दोनों को अपन लोग डिवाइड करते हैं तभी अपन क्या निकालते हैं, श्वसन गुणांक निकालते हैं। क्लियर हुआ इतना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। उपापचय के फल स्वरूप बनने वाला अधिकतम हानिकारक तथा सार्वजनिक खराब उत्पाद है। वैसे तो CO2 भी है और यूरिक एसिड, ये दोनों ही वैसे तो टॉक्सिक होता है, लेकिन अपन को पूछा अधिकतम यानी इन दोनों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है, तो वो है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यूरिक एसिड से भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो अपन इसको अपनी बॉडी से ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। एक मनुष्य है जो समुद्र के किनारे से कहाँ पे जाता है, एवरेस्ट माउंटेन, यानी कि जो पहाड़ों पे जाता है, समुद्र किनारे से पहाड़ों की तरफ जाता है, तो उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है, अपन को क्या क्या नजर आती है। तो जैसे हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पर जाते ही हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हमारी जो श्वसन दर होती है वो भी बढ़ जाती है, तो श्वसन तथा हृदय धड़कन जो होती है वो तेज हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। शरीर उत्तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, सही बात है, क्योंकि उनका वियोजन का मेन कारण क्या होता है, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन उत्तक के पास जाते हैं तो वो आपको पता है ऑक्सीजन किसको दे देते हैं, उत्तक को दे देते हैं, जिसका रीजन क्या होता है, CO2 की उच्च सांद्रता। क्या CO2 की तो उच्च सांद्रता और ऑक्सीजन की वहां पर कम सांद्रता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन ऑक्सीजन तथा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में किसके द्वारा होता है। यह पूछा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अंदर किसके द्वारा टूटता है। तो याद रखना बच्चों ये किसके द्वारा टूटता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उत्तकों के अंदर कम ऑक्सीजन दाब के कारण कब टूटता है, ये उत्तकों के अंदर कम ऑक्सीजन दाब के कारण ये टूटता है। ऑक्सीजन कम होगा लेकिन वहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसने इतना मेंशन नहीं किया, इसने सिर्फ ऑक्सीजन के पर्पज से ही पूछा है। तो ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन वहाँ पर ब्रेक हो जाती है हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ना अच्छे से। हीमोग्लोबिन का आयरन रहित यौगिक, यानी हीमोग्लोबिन से आपने आयरन बाहर निकाल दिया, अब उसको क्या बोलते हैं, उसको आप लोग ग्लोबिन बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आप लोगों को डायरेक्टली याद भी रखना है। तो ये 62 क्वेश्चंस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आप लोग इससे इस टॉपिक के और भी क्वेश्चन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से आप प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर पढ़ना, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप एक बार नोट्स को ज़रूर रीड आउट करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल अपन लोग, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।